हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में चैप्टर ठोस अवस्था से हम एक नई टॉपिक पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो की हमारी टॉपिक है संकुलन क्षमता, जिसको इंग्लिश में हम लिखेंगे पैकिंग एफिशिएंसी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में पहले हम संकुलन क्षमता को समझने का प्रयास करेंगे और फिर उसके बाद संकुलन क्षमता को हम डिफाइन करेंगे। देखिए, यहाँ पर आपको कुछ एकक कोष्ठिकाएं दिखाई गई हैं। आप इन एकक कोष्ठिकाओं को ध्यान से देखें तो इनमें अवयवी कण जो उपस्थित है, उन्होंने इस एकक कोष्ठिका के 100% आयतन को भरा नहीं है, बल्कि अवयवी कणों के मध्य में आपको कुछ खाली स्थान अर्थात रिक्त स्थान दिखाई दे रहे हैं। अर्थात हम कह सकते हैं किसी भी प्रकार की निविड संकुलित संरचना में एकक कोष्ठिका का 100% आयतन अवयवी कणों द्वारा नहीं भरा जाता है। और आप सोच सकते हैं कि यदि एकक कोष्ठिका ही पूरी तरह से नहीं भर पा रही है, तो जब हम पूरे क्रिस्टल की बात करेंगे तो पूरे क्रिस्टल का उपलब्ध आयतन या 100% आयतन अवयवी कणों द्वारा नहीं भर रहा होगा। अब यदि हम बात करें कि एकक कोष्ठिका का कितना प्रतिशत भाग अवयवी कणों द्वारा भर दिया गया है, तो उसी को आप कहेंगे संकुलन क्षमता। यानी कि यदि हम संकुलन क्षमता को परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं किसी क्रिस्टल की कुल उपलब्ध आयतन का जितना प्रतिशत भाग अवयवी कणों द्वारा भरा जाता है, उसे क्रिस्टल की संकुलन क्षमता कहते हैं। और आप जानते हैं दोस्तों कि अवयवी कणों का अर्थ होता है अणु, परमाणु या आयन जिनसे ठोस का निर्माण हो रहा हो। यदि हम चाहें तो संकुलन क्षमता को एकक कोष्ठिका के आधार पर भी परिभाषित कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे किसी एकक कोष्ठिका के कुल उपलब्ध आयतन का जितना प्रतिशत भाग अवयवी कणों यानी कि अणु, परमाणु या आयन द्वारा भरा जाता है, संकुलन क्षमता कहलाती है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि संकुलन क्षमता क्या है। अब हम बात करेंगे संकुलन क्षमता के परिकलन की। तो हमको अभी 3 प्रकार की एकक कोष्ठिकाओं के लिए संकुलन क्षमता का परिकलन करना है, जिसमें पहला हम पढ़ेंगे आद्य घनी एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे फलक केंद्रित घनी एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता और तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे अंतः केंद्रित घनी एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता। आप देखें कि यहाँ पे जो तीनों एकक कोष्ठिकाएं हैं, इनकी जो ज्यामिति है वो घनी है। तो सबसे पहले हम काम करेंगे कि हम एक सामान्य सा फार्मूला पढ़ेंगे जो कि घनी एकक कोष्ठिका के लिए होगा, और उसी सूत्र से हम इन तीनों की संकुलन क्षमताओं की गणना बहुत आसानी से कर लेंगे। तो चलिए पहले हम पढ़ते हैं घनी एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता के लिए सूत्र। तो सबसे पहला काम यहाँ पे आपको ये करना है कि एक फार्मूला याद रखना है। आपको याद रखना है संकुलन क्षमता बराबर अवयवी कणों द्वारा एकक कोष्ठिका का घेरा गया आयतन बटे एकक कोष्ठिका का कुल आयतन और गुणे 100। अब इस फार्मूले को रटने की अपेक्षा आप समझ लें, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। आप जानते हैं, अभी आपने परिभाषा में पढ़ा कि संकुलन क्षमता को हम प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पे ये जो संकुलन क्षमता का सूत्र लिखा गया है, ये एक प्रतिशत का साधारण सा सूत्र है जो आप अपनी लोअर क्लास के मैथ में पढ़े हुए हैं। जैसे मान लो आप अपने नंबर का, जो आप एग्जाम में नंबर पाते हैं, उसका प्रतिशत कैसे निकालते हैं? आप निकालते हैं प्रतिशत यानी आपके नंबर का प्रतिशत बराबर आप लिखते हैं आपके द्वारा प्राप्त नंबर और बटे कुल कितने नंबर का एग्जाम था गुणे 100। ठीक यही काम यहाँ पे संकुलन क्षमता के लिए किया गया है, लेकिन यहाँ नंबर नहीं है, यहाँ पे आयतन है। तो हम कहें संकुलन क्षमता अर्थात प्रतिशत आयतन बराबर अवयवी कणों को कितना आयतन मिला और बटे
कुल कितना आयतन था, तो कुल आयतन कितना था, एकक कोष्टिका का कुल आयतन था। अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन ही अवयवी कणों को प्राप्त हो रहा है और गुणे 100। तो सिंपल सा प्रतिशत वाला ये सूत्र है। इस तरह से आप इसको ध्यान रखें। अब हम बात करेंगे कि अवयवी कणों द्वारा एकक कोष्टिका का घेरा गया आयतन हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लिख सकते हैं अवयवी कणों द्वारा एकक कोष्टिका का घेरा गया आयतन बराबर एक कण का आयतन गुणे एकक कोष्टिका में कणों की संख्या। तो सिंपल सी बात है, यदि मान लो एकक कोष्टिका में 2 कण हैं तो आप आयतन कैसे निकालते हैं। आप कहते हैं कि एक कण का आयतन और गुणे 2, तो आपको मिल जाता अवयवी कणों द्वारा एकक कोष्टिका का घेरा गया आयतन। तो वही बात यहाँ पे लिखा है कि एक कण के आयतन में जब एकक कोष्टिका में उपस्थित सभी अवयवी कणों की संख्या का हम गुणा करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि अवयवी कणों ने एकक कोष्टिका के कितने आयतन को घेर रखा है। ठीक बात है। अब आप जानते हैं कि जब हम निविड संकुलन पढ़ते हैं या फिर हम अवयवी कणों की संख्या पढ़ते हैं एकक कोष्टिकाओं में, तो अवयवी कणों को हम ठोस गोला मानते हैं। तो यहाँ पर भी हम यही काम करेंगे। यदि अवयवी कणों को हम ठोस गोला या परमाणु माने तो हम क्या लिखेंगे, एक कण का आयतन बराबर 4/3 पाई r3। अब ये किस आधार पे हमने लिखा, तो जब अवयवी कण गोला है या ठोस गोला या परमाणु है, आप जानते हैं परमाणु भी ठोस गोलों के समान ही होते हैं, तो गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r3। ठीक बात है। तो अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर अवयवी कणों के द्वारा एकक कोष्टिका का घेरा गया आयतन बराबर 4/3 पाई r3। ये हमने रख दिया एक कण के आयतन के स्थान पर। और फिर इसके बाद क्या है, एकक कोष्टिका में कणों की संख्या, इसके स्थान पे हमने z रख लिया है। हमने मान लिया है कि एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या को हम यहाँ पे z से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो गया। अब हम बात करें एकक कोष्टिका के कुल आयतन की, तो इसको हम AQ लिख सकते हैं। अब ये कैसे लिख सकते हैं, अभी हमने देखा कि जो एकक कोष्टिका है वो घनी है। ये जो सूत्र हम पढ़ रहे हैं वो घनी एकक कोष्टिका के लिए पढ़ रहे हैं और घन का आयतन होता है AQ। A यहाँ पर क्या है, तो ये है घन की भुजा। ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारे पास ये सूत्र था, संकुलन क्षमता बराबर अवयवी कणों द्वारा एकक कोष्टिका का घेरा गया आयतन बटे एकक कोष्टिका का कुल आयतन गुणे 100। इसको थोड़ा सा शार्ट में हम लिखें तो हम लिख सकते हैं, संकुलन क्षमता को हम लिख दिए PE मीन्स पैकिंग एफिशिएंसी। और अभी आपने पढ़ा कि अवयवी कणों द्वारा एकक कोष्टिका का घेरा गया आयतन है, उसको हम लिखेंगे 4/3 पाई r3 गुणे z। तो यहाँ पे हमने ये रख दिया। और एकक कोष्टिका का कुल आयतन हम कितना लिखेंगे, AQ, क्योंकि ये घन है, और गुणे 100। तो ये सूत्र हो गया एक घनी एकक कोष्टिका की संकुलन क्षमता ज्ञात करने के लिए। इससे किसी भी प्रकार की घनी एकक कोष्टिका की संकुलन क्षमता हम ज्ञात कर सकते हैं, चाहे वो आध्य घनी हो, चाहे अंतः केंद्रित घनी हो, चाहे फलक केंद्रित घनी एकक कोष्टिका हो। इस सूत्र में जो PE लिखा गया है ये प्रदर्शित करता है संकुलन क्षमता को। R यहाँ पर परमाणु या अवयवी कण कहें, इसकी त्रिज्या है। Z एकक कोष्टिका में उपस्थित परमाणुओं की संख्या है और AQ यहाँ पर एकक कोष्टिका जो कि घनी है इसका आयतन है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको समझ में आएगी। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग जो 3 प्रकार की एकक कोष्टिकाएं हैं उनके लिए संकुलन क्षमता की गणना करेंगे, जहां पे हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो पहले आप इस सूत्र को समझ लें कि किस प्रकार से डिराइव किया गया है, ताकि अगली वीडियो आपको अच्छे से समझ में आए। आज की वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो से संबंधित अपने विचार को या फिर किसी भी कन्फ्यूजन को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।
आज की वीडियो देखने के लिए, मेरे चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे